गुजरात टाइटंस अभी 12 अंक पे है। राजस्थान के सामने ये मुकाबला जीते, 14 अंक पे पहुंचे और ये चाहेगी कि प्लेऑफ्स की रेस में आगे बढ़े और सिर्फ क्वालिफाई ना हो, नंबर 1-2 की पोजीशन आगे जाके जब लीग खत्म हो उस पे बरकरार रहे। तो उनके लिए भी जीतना ये मुकाबला बड़ा जरूरी है। वहीं पे राजस्थान रॉयल्स बिल्कुल भी सीजन अच्छा नहीं रहा, बहुत ज्यादा मुश्किलें आई है, लेकिन वो चाहेगी जो अभी 4 अंक पे है कि भाई अपनी शाख के लिए, अपने फैंस के लिए एक मुकाबला जीते जहां पे आगे जाके अपने प्लेयर्स का थोड़ा कॉन्फिडेंस उनका बढ़े और साथ ही में टीम की जो एक फॉलोइंग होती है उसको भी बरकरार रखे और आगे बढ़ाए, क्योंकि फैंस को भी तो खुश करना है ना। तो ये कड़ा मुकाबला है। इस मुकाबले में पिंक सिटी में जयपुर में 47वां मुकाबला है। बहुत दांव पेच है। वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग, यशस्वी जायसवाल की बैटिंग, वहीं पे क्या रियान पराग का बल्ला चलेगा, क्या संजू सैमसन फिट होकर वापस आएंगे, उनकी गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर की वो तेज गति देखने को मिलेगी। वहीं पे मोहम्मद सिराज, राशिद खान, इनकी गेंदबाजी, प्रसिद्ध कृष्णा जो सबसे ऊपर है उनकी गेंदबाजी, और बल्लेबाजी में साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर, इनकी बल्लेबाजी को किस तरह से तोड़ पाएगी राजस्थान, बहुत कुछ है इस मुकाबले में। पहले बात करेंगे गुजरात की। गुजरात टाइटंस ने 31 मैचेस जीते जब से उनका डेब्यू हुआ है। इस लीग में सबसे ज्यादा मुकाबले जीतने वाली टीम है, सबसे सक्सेसफुल टीम है ये। सिर्फ चैंपियन ही नहीं बने 2022 में, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंटली मैच जीतते भी है। नंबर 2 पे लखनऊ सुपर जायंट्स आती है, उनका भी डेब्यू हुआ था, उन्होंने 29 मैचेस जीते, तब से लेके अभी तक बाकी टीमें उनका पीछा कर रही है। सो नंबर ऑफ मैचेस के मुकाबले में जो कंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है वो गुजरात टाइटंस की तरफ से देखने को मिल रहा है। इस सीजन भी 12 अंक पे पहुंचे हुए और वो बरकरार रखना चाहेंगे। अब ये ऐसा क्यों कर पा रहा है? एक तो जो उनका मैनेजमेंट है, जिस तरह से मैनेजमेंट चलता है, सीएस के मोल्ड के है, आशीष नेहरा उस तरह से कोचिंग करते हैं और टीम को उस तरह से चलाते हैं, रिलैक्स माहौल रहता है, बहुत ज्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब वहां पे ना अगर आप ह्यूमन टच थोड़ा लेके आते हैं, थोड़ी स्टेबिलिटी लेके आते हैं, तो ज्यादातर आपको अंडर प्रेशर वाली लीग में रिजल्ट मिलेगा, जो गुजरात को अभी तक मिल रहा है। उसमें हो क्या रहा है, उनकी गेंदबाजी बहुत पुख्ता चल रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, रेगुलर कंसिस्टेंटली अच्छी शुरुआत मिल रही है बल्लेबाजी में। साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर, तीनों का खेलने का अंदाज अगर आप देखेंगे ना, तो लो रिस्क क्रिकेट जो खेलते हैं, इस वजह से सामने वाली टीम के जो मेन गेंदबाज हैं उनको विकेट कम मिल रही है। अब ऐसा क्यों? हम केकेआर की बात करें, केकेआर के सामने लगभग तीनों जो उनके मेन गेंदबाज हैं, खास करके स्पिनर की हम बात करें, जिसमें मोइन अली को जोड़ दीजिए, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती, उन्होंने 11 ओवर डाली थी, लगभग 90 रन दे दिए थे, एक भी विकेट नहीं मिली थी उन्हें। अब ये प्रॉपर प्लान के तहत करते और रेगुलर अभी तक कर पाए, आगे जाके चीजें बदल सकती है, लेकिन जब आप ऐसा करते कि मेन टीम के जो गेंदबाज है उन्हीं को अगर आप विकेट नहीं देंगे, तो फिर बाकी गेंदबाजों को अपना कद बड़ा करना पड़ेगा और आप उस चक्कर में प्रेशर डाल सकते हैं बाकी गेंदबाजों पे। बिल्कुल वही चल रहा है गुजरात टाइटंस के लिए। नॉर्मल क्रिकेट खेलते जा रहे हैं, स्वीप लगाते हैं, कट लगाते हैं, सामने की तरफ अच्छे शॉट्स लगाते हैं ये तीनों बल्लेबाज, और फिर लैप का इस्तेमाल तभी करते हैं जब लगता है कि कोई बैक ऑफ लेंथ गेंदबाज ज्यादा गेंदबाजी कर रहा है। मैंने साई सुदर्शन के बारे में एक्सप्लेन किया था, तुषार देशपांडे को लैप लगाया, हेजलवुड को लैप लगाया, क्योंकि शॉर्ट बॉल डालते हैं ना वो। अब इसी वजह से आप देखेंगे जॉस बटलर भी वही काम करते हैं, जो उन्हें लगता है कि ये मुझे तंग कर सकता है उसको लैप लगाते, ताकि वो अपने गेम प्लान से हट जाए। गेम प्लान बहुत अच्छा और शुरुआत में लो रिस्क क्रिकेट, इसी वजह से गुजरात टाइटंस को अभी तक बहुत अच्छी कामयाबी रेगुलर मिल रही है। 2 गेंदबाजों के बारे में बात करना चाहूंगा, प्रसिद्ध कृष्णा और साई किशोर। देखिए ये ऐसे गेंदबाज है, अगर आप ऑक्शन में गुजरात के जाते, रैंक करते कि कौन सा नंबर 1 गेंदबाज है, तो आप कहते राशिद खान उनका नंबर 1 गेंदबाज, मोहम्मद सिराज आगे जाके इस पिच पर अच्छी गेंदबाजी करेंगे, बाकी गेंदबाजों का नाम आता, यहां तक कि ईशांत शर्मा प्रसिद्ध कृष्णा से आगे निकल जाते एक्सपीरियंस के मामले में। लेकिन पर्पल कैप है प्रसिद्ध कृष्णा के पास, साई किशोर ने बहुत बड़ा जिगरा दिखाया, विकेट निकाल रहे हैं, यहां तक कि आखिरी ओवर डालने के लिए तैयार होते। एग्रेशन, इनकी जो एग्रेशन है वो कमाल की है। एग्रेशन सिर्फ ये नहीं है कि आंखों से डराना या जुबान से कोई बात करनी है। केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे, दिल्ली के सामने मुकाबला था, अहमदाबाद में सेट नजर आ रहे थे, प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने आए, क्या किया? यॉर्कर डाला। वही तो एग्रेशन है ना, कि भाई ऐसा बल्लेबाज है जिसको मैं आउट करने के लिए क्या कर सकता हूं और उस डिलीवरी को मैं पूरी तरह से बैक करूं और उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करूं। यॉर्कर डाला, हल्की सी स्विंग भी हुई, वो एग्रेशन है, वो यॉर्कर डाला। कोई अगर गेंदबाज तेज मार रहा है तो क्या कर रहे हैं, फिर स्लोअर वन डाल रहे हैं, जहां पे कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है आप मार रहे हो, मैं स्लोअर वन ऐसा डालूंगा कि आपको इनवाइट करूंगा कि आप मुझे बड़ा शॉट लगाइए, मैं आपकी विकेट निकालूंगा। उसमें विकेट मिल रही है। वाइड यॉर्कर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेंथ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। संजू सैमसन को लेंथ में आउट किया था इससे पहले, मैं अर्ली मैच में जरूर शॉट थर्ड मन पे गए थे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा बोल रहे कि अगर आप मेन गेंदबाज है, मेन बल्लेबाज है, तो मैं मेरी टीम का मेन गेंदबाज हूं जो आपकी विकेट निकालूंगा। उस एग्रेशन से अभी उन्हें कामयाबी मिल रही है। वही साई किशोर भी ना डर नहीं रहे, चाहे कोई भी बल्लेबाज आ जाए, आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, और आखिरी ओवर भी डालना है ना तो दड़ के
एकदम बिना डरे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, इसी वजह से इन्हें फायदा भी हो रहा है। अब एक ही चिंता का विषय है ना गुजरात के लिए, मेरा ये मानना है कि टॉप 3 बढ़िया चल रहे हैं, मिडिल ऑर्डर इतना ज्यादा एक्सपोज हुआ नहीं है, और ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ना अगर 3 विकेट गिर गई जल्दी, अगर 2 विकेट गिर गई जल्दी, तो फिर इनका मिडिल ऑर्डर जो बल्लेबाजी है ना वो एक्सपोज होगा। अब जब ऐसा हुआ एक्सपोज तो दिक्कत आ सकती है। आपको याद होगा लखनऊ के सामने जो मुकाबला आया था, फट 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 विकेट गिर गई, 120 पे एक भी विकेट नहीं थी, फिर विकेट गिरी, उसके बाद ना लाइन लग गई और 200 भी पार नहीं कर पाए। तो मुझे डर इसी बात का है गुजरात के लिए कि मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी ना आने वाले टाइम में अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए कि क्वालिफाई हो गए, तो फिर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को ना थोड़ी ज्यादा बैटिंग दीजिए, ताकि उनको ना एक गेम टाइम ज्यादा मिले और उनका कॉन्फिडेंस भी ऊपर है। क्योंकि जब क्वालिफिकेशन का टाइम आता है, जब नॉकआउट का टाइम आता है, तब आपके ज्यादातर बल्लेबाज, आखिरी के भी बल्लेबाज ना फॉर्म में होना बड़ा जरूरी है। जो अभी मुझे लग रहा है कि अगर वैसा हुआ, जल्दी विकेट गिरी, तो गुजरात तकलीफ में आ सकती है। प्लेइंग 12 की बात कर लेते गुजरात की। गुजरात के 3 स्तंभ, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर, ये 3 मजबूत स्तंभ। इन पे और जिम्मेदारी शाहरुख खान, सर्फिन रदरफोर्ड, वाशिंगटन सुंदर। वाशिंगटन सुंदर नंबर 4 पे है, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर जल्द रन ये लोग 3 बना रहे तो फिर थोड़ी ऊपर नीचे बल्लेबाजी हो सकती है। बाकी बल्लेबाज जो आखिरी के 4-5 ओवर मिलती है ना, तो आप शाहरुख खान, रदरफोर्ड, तेवतिया, इनको खिला सकते हो ऊपर। राहुल तेवतिया नंबर 7 पे, राशिद खान नंबर 8 पे। बैटिंग डेप्थ हो गई है ना वाशिंगटन सुंदर के आने से। साई किशोर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा। अब बात आ जाती है ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले मैच में ना यशस्वी जायसवाल को अरशद खान ने आउट किया था, आपको याद होगा अहमदाबाद में जो मुकाबला था। क्या अरशद खान के बारे में सोचेंगे? सोच सकते हैं नई गेंद के साथ, और रबाड़ा का क्या स्टेटस है वो पता नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का ही सोचेंगे यार, अनलेस कोई इंजरी हो गई। क्या एक और स्पिनर के बारे में सोच सकते हैं? अगर पिच में ग्रिप है, जो मुझे नहीं लगता राशिद खान को देख के ग्रिप वाली पिच देंगी जयपुर। सो मोटा मोटा यही टीम, एक फास्ट बॉलर, राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन, ये देख सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स पिछले साल 9 में से 8 मैचेस जीती थी। इस सिचुएशन में जहां पे अभी राजस्थान खड़ी है ना, 9 में से 7 हार चुकी है, सिर्फ 2 ही मुकाबले जीते। स्टार्ट अच्छा किया था, लेकिन उसमें आगे जाके बहुत गलतियां की। अब पीछे मुड़ के देखेंगे ना, तो मेन गलती कहां पे राजस्थान रॉयल्स की? ऑक्शन में आपने एक ही ओवरसीज बल्लेबाज रखा है, जॉस बटलर को जाने दिया है, बहुत सवालिया निशान है। आपने सोचा कि हम एक्सपीरियंस पे नहीं, हम एक्साइटमेंट पे, हम यंगस्टर पे दाम लगाएंगे, लेकिन अभी तक वो रिजल्ट मिला नहीं। अब रिजल्ट क्यों नहीं मिला? 3-3 बार अगर आप मैच करीब आएंगे जीतने के लिए और आप हार जाएंगे। 2 बार आखिरी ओवर में 9 रन बनाए, आप नहीं कर पाए। एक बार ऐसा हुआ आरसीबी के सामने, 2 ओवर में आपको 18 रन बनाने, आपके अगर बल्लेबाज भी वहां पे मौजूद है, वहां पे आप ये नहीं कर पाते, तो भी आप मैच हार जाते और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो 3 बार ऐसा हुआ है जहां पे आप मैच जीत सकते थे। अगर वो 3 मैचेस जीत जाते तो अभी कहां खड़े होते? 10 अंक पे खड़े होते। फिनिशिंग लाइन वो क्रॉस नहीं कर पाया, उसमें बहुत छोटे छोटे दांव पेच है। और सरप्राइजिंग इसलिए भी है ना कि राहुल द्रविड़ की आगेवानी में आप ये काम नहीं कर पा रहे हो। सोचने वाली बात है, परेशानी वाली बात है, जो राजस्थान रॉयल्स अभी भी परेशान है। अब परेशानी वाली बात ये है ना कि हेटमायर जैसा बल्लेबाज, जिसका स्ट्राइक रेट ना वो आखिरी के 5 ओवर में लगभग 200 का रहता है, वो एक भी छक्का लगा नहीं पाए। जब आपको 1 या 2 ओवर में आपको लगभग रन बॉल चाहिए, या आप सोच लीजिए 8 या 9 रन चाहिए पर ओवर, जो 2 बार हुआ है। दोनों 2 बार उस गेम में थे, और यहां तक कि आरसीबी के सामने उस छोटे मैदान में वहां पे भी हेजलवुड को आउट हुए, एक भी छक्का नहीं लगा पाए। ये कैसे हो सकता है? वेस्ट इंडियन बल्लेबाज गेम को फिनिश नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से जिन्होंने, राजस्थान ने उन पे दांव चला था कि ये हमारा मेन लड़का है, हम जाने दे रहे बाकी बल्लेबाजों को, लेकिन इस पे दांव रख रहे हैं, ये हमें मैच जिताएगा। अगर सारा दारोमदार आखिर में गेम खत्म करने का उन्हीं के ऊपर है, अगर वो नहीं कर पा रहे तो फिर दिक्कत होगी। और दिक्कत ये भी है ना कि बहुत ज्यादा क्रॉस खेलने जा रहे हैं। आप देखेंगे हेजलवुड को कैसे आउट हुए, बैट बंद कर दिया, इनसाइड एज लगा, कॉर्ट में आउट हुए। फिर एक और मुकाबला था जहां पे शॉट फाइन लेग थोड़ा बाहर की तरफ था, वहां पे भी बैट बंद कर दिया, आउट हो गए। ऐसे जो बल्लेबाज रहते हैं ना, जो एग्रेशन दिखाते हैं, उनका काम रहता है जितना हो सके अपने शेप को होल्ड करना है और कोशिश करना है कि सामने मारे। जरूर इनकी जी ताकत है, लेग साइड है, मैंने भी गलती की कई बार। मैं सिर्फ अगर लेग साइड का सोच रहा हूँ, गेंद में ताकत नहीं आती है, लेकिन अगर मैं सामने का सोचता हूँ और लेंथ मिल गई और फिर मैं लेग साइड जाता हूँ, मेरे लिए आसान हो जाता है। एग्जैक्टली मुझे लगता है हेटमायर की गलती वही हो रही है। बैट जल्दी बंद हो रहा है और गेम को खत्म नहीं कर पा रहे। क्या वो कोशिश करेंगे ज्यादा सीधा खेलने की? लेंथ मिल गई तो मार दीजिए लेग साइड पे। और इसी वजह से राजस्थान को ना सीधा सीधा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये छोटी छोटी, चाहे वो टेक्निकल गलतियां, टैक्टिकल गलतियां राजस्थान और हेटमायर कर रही है। यशस्वी जायसवाल पहले 3 मैच में ना उनका बल्ला बड़ा खामोश था, अपनी गलतियों को ठीक किया, ज्यादा वी में खेलने गए, मतलब सामने खेल रहे थे और बल्लेबाज के तौर पे गेंदबाजों को कम चांस दे रहे थे, और इसी वजह से वो रन भी देखने को मिल रहा है। अभी
राजस्थान के हाईएस्ट स्कोरर है। संजू सैमसन का ना होना उस वजह से भी ना इनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो इस मुकाबले में भी इन पे जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि रियान पराग की भी कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिल रही है, रन नहीं आ रहे, हेटमायर का बल्ला नहीं चल रहा है, जुरेल गेम को जिस तरह से फिनिश करना चाहिए वो कर नहीं पाए, अच्छी बल्लेबाजी वो भी कर रहे हैं। तो फिर कौन सबसे बड़ी और लंबी इनिंग खेले? वो है यशस्वी जायसवाल, जिनके पास काबिलियत है स्पिन को और फास्ट बॉलर दोनों को अच्छे से खेलने के लिए। वैभव सूर्यवंशी ये ऐसा लड़का है कि अगर इसे रेगुलर खेलने को मौका मिले ना तो वो बहुत आगे नाम कमाएगा, बहुत इज्जत कमाएगा, डरता नहीं है, एग्रेशन दिखाता है। लेकिन वही है, एक और बार क्या शॉर्ट बॉल पे थोड़ा सा वो टाइमिंग पे ज्यादा तवज्जो दे, बजाय कि बस उसको भी ना हर बॉल को मारने की कोशिश करे। यंग लड़कों में वो एक्साइटमेंट होता ही है, ये तो खैर बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन इसको देखने में बड़ा मजा आता है। उम्मीद यही है कि इसे रेगुलर खेलने का मौका मिले। टीम कॉम्बिनेशन की भी बात आएगी ना, अगर संजू सैमसन आ जाते तो क्या उन्हें बाहर बिठाते या शुभम दुबे को बाहर बिठाते, ये देखना होगा। देखिए प्लेइंग 12 में ना बहुत सोच समझ के इनको टीम बनानी हुई, क्योंकि सामने वाली टीम में ना टॉप हैवी टीम है, 3 ऐसे बल्लेबाज है कि उनको आउट करने के लिए आपने प्लान बनाना ही बनाना है। अब उसके लिए आपको नए बॉल के लिए तो अच्छे गेंदबाज चाहिए ना, दोनों छोर से। एक जोफ्रा आर्चर है, दूसरा क्या आप सोच रहे कि तीक्ष्णा, या आप सोच रहे फजल हक फारूकी जो नई गेंद से स्विंग करा सकते, जो पिछले मैच में खेले थे, क्या उन्हीं को बैक करें? मुझे लगता है कि पुख्ता नए बॉल पे गेंदबाजी होना पावर प्ले में बड़ा जरूरी है गुजरात के सामने। खैर देखते हैं यशस्वी जायसवाल, और फिर बाद में अगर संजू सैमसन आ जाते तो वो संजू सैमसन, फिर वैभव सूर्यवंशी को मैं चाहूंगा खिलाए तो वो नंबर 3 पे खेले अगर संजू सैमसन आ जाते। अगर संजू सैमसन नहीं आते तो नीतीश राणा नंबर 3, रेयान पराग, ध्रुव जुरैल, सिमरन हेटमायर, शुभम दुबे, पर वो संजू सैमसन नहीं है। तो अगर है तो फिर मैं चाहूंगा शुभम दुबे बाहर जाए और वैभव सूर्यवंशी नंबर 3 पे खेले, उससे नीचे नहीं। फिर वनिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर। अब बात आ जाती है ना फास्ट बॉलर की, कि आप फजल हक फारूकी को खिलाएंगे या फिर आप कहेंगे कि नहीं हमें महेश तीक्ष्णा के पास जाना है। ये बड़ा डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि अगर आपको लगता है ना महेश तीक्ष्णा नई गेंद पे उनको आउट कर सकते, चाहे वो बटलर हो, शुभमन गिल, तो फिर महेश तीक्ष्णा को खिलाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पे वो पिच पे भी डिपेंड करता है कि स्विंग ज्यादा होने वाला है, हम घास वाली पिच देने वाले, तो फिर फजल हक फारूकी को, तुषार देशपांडे या कुमार कार्तिक है, क्योंकि आपके पास फास्ट बॉलर तो हो जाएंगे ना अगर आपने फजल हक फारूकी को खिलाया। नहीं तो फिर आप तुषार देशपांडे। लेकिन भाई आकाश मडवाल का क्या है यार, आकाश मडवाल को लेके आओ ना यार। मतलब खैर मैं बोलता गया और वो तुषार देशपांडे को खिलाते गए। ऐसा नहीं कि अच्छा गेंदबाज नहीं है, लेकिन आकाश मडवाल बुरा लगता है यार, वो मुझे लगता है बड़ा अच्छा बॉलर है। खैर फिर संदीप शर्मा। अब यहाँ पे ना संदीप शर्मा का रोल थोड़ा सा अलग है, तो फिर कोशिश करिए कि नया बॉल एकदम दोनों एंड से पुख्ता हो, क्योंकि आपको नई बॉल से विकेट निकालना ही निकालना है। इन तीनों बल्लेबाजों के सामने नहीं मिलाना तो फिर वो गेम लेके चले जाएंगे। सीधा मैचअप पे आते हैं, शुभमन गिल बनाम जोफ्रा आर्चर। पिछली बार मैंने बात की थी तो आप लोगों ने बड़ी रील बनाई कि इन स्विंग में आएंगे, आउट हो जाएंगे, बोल्ड हुए। बिल्कुल जोफ्रा आर्चर ने वैसे ही किया शुभमन गिल के सामने। लेकिन इस बार वो मैचअप में मैं ये देखना चाहूंगा कि शुभमन गिल के जो हाथ है हिप से बाहर जाते हैं, बॉटम हैंड का इस्तेमाल होता है। अब जब इन स्विंग के सामने आपका हाथ घूम के आएगा तो लेट हो जाएंगे, जो पिछली बार हुए थे। और शुभमन गिल के साथ इन स्विंग में वो तकलीफ है। मैं इस बार ये देखना चाहूंगा बॉटम हैंड को थोड़ा सा लूज रखे, हिप के पास दोनों हाथ रखे, और वहीं से ना बड़ा सर्कल नहीं छोटे सर्कल में सामने लेके आए बैट को, ताकि इन स्विंग को जल्दी से निगेट करे। ये मैचअप मैं देखना चाहूंगा कि उसको किस तरह से निगेट करते हैं। दूसरा, नीतीश राणा बनाम राशिद खान। बहुत अच्छा खेले नीतीश राणा, 95 रन लगभग बना दिए, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, स्वीप अच्छा खेलते, रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल करते हैं उनके सामने। क्या राशिद खान वो 2 फील्डर को लगा के गेंदबाजी करे और उन्हें कहे कि यार यहाँ पे आपको मैं मारने नहीं दूंगा, आप सामने मारिए? वो मैचअप में क्या दांव पेश होते, ये मैं देखना चाहूंगा। इसके बाद रेयान पराग बनाम राशिद खान। 2 बार आउट किया है, सिर्फ कुछ 28 गेंदें डाली है, 24 रन बनाए, स्ट्राइक रेट भी एकदम नीचे है। मैं देखना चाहूंगा क्या पैर चलाते, फुटवर्क क्या फास्ट फुटवर्क में तब्दील करते और उनके सामने अच्छा प्लान के साथ एग्रेशन या तो फिर एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत बल्लेबाजी करते, ये देखना चाहूंगा। वहीं पे राशिद खान, मुझे लगता है अगर थोड़ी सी ग्रिप मिली ना तो बिल्कुल ये जो बीच वाले बल्लेबाज हैं उनको परेशान करेंगे। एक और मैचअप तो होगा ना कि स्ट्राइक रेट अच्छा है सिमरन हेटमायर का राशिद खान के सामने, लेकिन उनके सामने आउट भी होते हैं, तो वहां पे किस तरह से सिमरन हेटमायर गेम को आखिर तक ले जाके खत्म करने की कोशिश करते, ये मैचअप मैं देखना चाहूंगा। अरशद खान बनाम यशस्वी जायसवाल। अरशद खान किस तरह से 2 मैच खेले, 2 बार आउट किया। पिछले मैच में भी हमने देखा था कि वो पॉइंट के फील्डर पे आउट हुए थे जब वो ज्यादा स्क्वायर खेलने की कोशिश कर रहे थे। अब चीजें बदल गई है, यशस्वी ज्यादा सामने खेल रहे हैं। क्या अरशद खान फिर से कोशिश उन्हें करवाएंगे कि भाई आपको मैं सामने खेलने नहीं दूंगा, लाइन और लेंथ ऐसी डालूंगा कि आप स्क्वायर खेलने जाए शुरुआत में? क्या वापस फंसा सकते हैं और क्या काउंटर कर सकते हैं यशस्वी जायसवाल? गुजरात तो आगे है ना, गुजरात बिल्कुल आगे है, गुजरात को ही ये मैच जीतना चाहिए अगर मोमेंटम की बात करें। लेकिन राजस्थान किस तरह से जीत सकती है?
एक चीज करके जीत सकती है। अगर तीनों बल्लेबाजों में से 2 को आउट कर दिया पहली 6 या 7 ओवर में, तो फिर राजस्थान का पलड़ा भारी हो जाएगा।